अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे हिनावे नावल, जिसकी राइटर है नूर राजपूत। एक लड़की शाल लपेटे कैमरे की दूसरी तरफ रुख करके खड़ी थी। वो अभी इस तस्वीर पर गौर कर ही रहा था जब उसके दोस्त की आवाज़ उभरी। हेलो अमन। उसका ग्रुप इस्लामाबाद से हैदराबाद पहुंच गया था और अमन ने मोबाइल बंद करके साइड पर रख दिया। अब वो मुकम्मल तौर पर अपने दोस्तों की तरफ मतवज्जा हो चुका था, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। प्लीज़ खिजर भैया, गाड़ी यहीं रोक लें, अमन ने गाड़ी चलाते खिजर से कहा, जिसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। राना हाउस के साथ ही हयात हाउस था, जो राना हाउस महल जैसा तो नहीं था मगर कम भी नहीं था। दोनों घर एक दूसरे के सामने थे। अमन ने गाड़ी हयात हाउस के सामने रोकने का कहा। मगर क्यों? खिजर हैरान हुआ। वो ना, आज आपी लोगों का रिजल्ट आया है। मिनाल आपी और हुदा आपी की सप्लियाँ आई हैं। घर में बेगमात ने अदालत लगाई हुई है और हुदा और मिनाल आपी की बेइज्जती ज़ोरों शोर से जारी है। अमन की बात सुनकर खिजर को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई थी, जिसे वो छुपा गया था। तो उसने पूछा, तो ये कि अगर हिनावी आपी इस हालत में घर जाएगी तो बेगमात का पारा मज़ीद हाई हो जाएगा। आपके घर चलते हैं ना, फूफो आपी की मरहम पट्टी कर देंगी। बेशक अमन और हिनावे की हरगिज़ नहीं बनती थी, लेकिन इस वक्त अमन को हिनावे पर बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि वो बहुत मासूम बनकर बैठी थी, जैसे हो ही ना। ठीक है। खिजर ने ना चाहते हुए भी जीप अपने घर के सामने रोक दी और अमन छलांग लगाकर बाहर निकला और हिनावे की तरफ बढ़ा। शर्म नाम की कोई चीज़ बची है तुम लोगों के पास? एक यही कमी रह गई थी, वो अब पूरी हो गई। मिनाल और हुदा सर झुकाए खड़ी थी। दोनों की सफलियाँ थी, जबकि सीमा भी एक तरफ सोफे पर बैठी हमेशा की तरह खाने में मगन थी। अलबत्ता वक्फे वक्फे से वो एक निगाह इन दोनों पर डाल लेती थी, जिनकी ऑनलाइन बेइज्जती की जा रही थी। शहनाज ताई की तोपों का रुख अपनी सबसे छोटी बेटी हुदा की तरफ था, जो इंतहा की निकम्मी निकली थी। सारे बहन भाई इतने लायक पाइक, अल्लाह जाने तुम किस पर चली गई हो। आप पर मम्मा, हुदा ने दिल में सोचा मगर कहा नहीं। नमल ने मुझे पहले कम तंग किया हुआ, जो रही सही कसर तुम पूरी कर रही हो। मारिया चच्ची ने अब अपनी बेटी मिनाल से कहा। नमल से याद आया, हिनावे कहाँ है? फारिया बेगम को अब अपनी बेटी का ख्याल आया था और हिनावे के नाम पर बिरयानी खाती सीमाप को अच्छू लगा। उसने बिरयानी की प्लेट साइड पर रखी और दबे कदमों ड्राइंग रूम से निकल गई। हाँ, अलविदा। मिनाल और हुदा की बेइज्जती बिना किसी वक्फे के जारी थी। तुम इस वक्त, वो भी अकेले, जंगल में क्या लेने गई थी हिनावे? रुखसार फूफो, जो कि खिजर राना की माँ भी हिनावे की छिली हुई कोहनी पर मरहम लगाते पूछ रही थी। मछलियाँ पकड़ने गई थी फूफो, हिनावे ने रोनी सूरत बनाकर कहा। मगर क्यों? रुखसार फूफो ने हैरानी से पूछा। उन्हें अपने शहीद भाई अगवान राना की बेटी बहुत अजीज़ थी। ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, हिनावे ने जवाब दिया। इस वक्त घर से अकेले नहीं निकला करते बेटा, अगर कुछ हो जाता तो। रुखसार फूफो को परेशानी हुई। अरे फूफो जानी, आज जो सीन मैंने देखा ना, कसम से आप देखती तो मज़ा आ जाता। 2 बार आप ही नीचे गिरी थी। अमन अपनी जोन में वापस लौट आया था। तुम चुप करो वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, हिनावे ने घराते हुए कहा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। खिजर, जो अपनी फाइल उठाने कमरे में आया था, हिनावे की बात सुनकर चुप न रह सका और तंज दे मारा। तुम तो चुप ही रहा करो मिस्टर सरड़ियल, हिनावे ने सोचा मगर कह न सके, क्योंकि मुकाबिल एसपी खिजर हयात राना था, जिसका नाम ही अगले बंदे को चुप करवाने के लिए काफ़ी होता था। क्या हुआ, परेशान हैं आप राना साहब? कुसिया बानो ने अपने हमसफ़र क़याम राना को सर पकड़े लेटे देखा तो पूछा। हार जीत तो होती रहती है। पिछले 10 सालों में आप वज़ीर आला के ओहदे पर कायम थे। बहुत दफ़ा बहराम मलिक को शिकस्त उठानी पड़ी और इस बार वो जीत गया। कुसिया बानो ने दुरुस्त कहा था। बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि वो जुल्म के सर पर जीता है। जाने लोगों ने मेरी 10 साल की मेहनत को इतनी आसानी से भुलाकर उसे वोट कैसे दे दिए। क़याम राना ने जवाब दिया। कभी कभी हो जाता है, बुराई ज़ोर पकड़ जाती है, फतह हासिल कर लेती है, मगर याद रखें एक न एक दिन अच्छाई ही गालिब आती है। कुदसिया बानो एक जहांदीदा खातून थी। वो दोनों अब दादा दादी बन गए थे, मगर आज भी एक दूसरे का साथ पूरी ईमानदारी से निभाते थे। हसन बेटे का कितनी बार फ़ोन आ चुका है, उससे बात कर लें, अब मैं खाना लगवाती हूँ, वो कहकर उठ गई। लोगों की बातों से बचने के लिए वो अपनी हवेली में आ गया था। फ़ोन ऑफ कर दिया था, मगर परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही थी। सब कुछ रेडी है मैम, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमें हैदराबाद का चक्कर लगाएंगे। मैंने फ़ाइल तैयार कर ली है कि हमने वहाँ के देहातों में क्या क्या नोट करना है। नमल ने फ़ाइल जुलेखा मैम के सामने मेज़ पर रखते हुए कहा। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम इस NGO को अपना इतना कीमती वक्त देती हो। जुलेखा मैम ने मुस्कुराकर कहा। उसे अपने स्टाफ की ये वर्कर बहुत पसंद थी, जो बेगर्ज होकर काम करती थी। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है मैम, ये मेरा फ़र्ज़ और शौक़ दोनों है, नमल ने इत्मीनान से जवाब दिया। उसने सहाफ़त की पढ़ाई की थी, मगर वह अपनी मर्ज़ी और शौक़ से अब एक NGO में काम कर रही थी। अच्छा अब तुम जाओ, काफ़ी रात हो गई है, घर पर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और आप मैम? जुलेखा मैम की बात पर उसने पूछा।
मैं भी चली जाऊंगी, ड्राइवर लेने आता ही होगा मुझे। बल्कि तुम ऐसा करो, अभी मत जाओ, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। नहीं मैम, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। नमल ने जवाब दिया और अपना बैग उठाया। शब्बा खैर मैम, वो मुस्कुराकर कहती ऑफिस से बाहर निकल गई। और जुलेखा मैम सो रही थी कि इस लड़की से उन्हें अपनी अपनी सी महक क्यों आती है। काफ़ी रात हो चुकी थी। नमल ने अल्लाह का नाम लेकर घर की तरफ चलना शुरू किया, क्योंकि कोई भी टैक्सी इस वक्त नज़र नहीं आ रही थी। वो किसी से लिफ्ट नहीं ले सकती थी और घर कॉल करके किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो थी ही ऐसी नरम मिजाज से सबका ख्याल रखने वाली। वो अभी कुछ दूर तक ही गई जब एक गाड़ी झटके से उसके पास आकर रुकी और उसका दरवाज़ा एक झटके से खुला। गाड़ी से निकलने वाले शख्स को वो पहचान चुकी थी। वो शाहवेज़ राना था, बड़े ताया हसन राना का बेटा और नमल का मंगेतर। उसे देखकर एक लम्हे के लिए नमल का रंग फक हुआ था। कह दो ये झूठ है कि आज जंगल में हिनावे राना के साथ एक कुत्ते ने कुत्तों वाली की है। हुदा हंस कर लोटपोट हो रही थी। वो चारों इस वक्त हिनावे के कमरे में थी। हिनावे बेड पर लेटी थी। पाँव में चोट लगने की वजह से वो चलने से फिरने से कासिर थी। और मैंने सुना है कि हुदा राना और मिनाल राना के साथ आज राना हाउस वालों ने कुत्तों से भी गई गुजरी की है। हिनावे की बात पर तीनों की हंसी को ब्रेक लगी थी। वही चोट उसके सर, पाँव और बाजों पे लगी थी, जबान पर थोड़ी ना जो वो बंद रहती। वैसे भी वो किसी का उधार रखने के कायल नहीं थी। अब ऐसी भी बात नहीं है, इतनी तो हम सबकी रूटीन वाइज होती रहती है। मिनाल ने कमज़ोर से लहजे में अपना बचाव करना चाहा। जानती हूँ मैं सब, हिनावे ने कहा। अच्छा छोड़ो तुम लोग, ये देखो आज मैंने हिनावे वाले वाक़ये के बारे में फेसबुक पेज पर पोस्ट की थी। लोग हंस कर पागल हो गए हैं। सीमा ने लैपटॉप हिनावे के सामने करते हुए कहा, देखो कितने लाइक्स मिले हैं। मर जाओ तुम डूब कर सीमा, दिन में तुम कितनी बार ठोंसती हो, ये भी अपने फैंस को बताया करो। हिनावे को इसकी बात पर इंतहा का गुस्सा आया था। बंदा अब सिमाब से पूछे कि जंगल में जो भी हुआ ये पोस्ट पेज पर करने वाली थी क्या? मगर सिमाब भी न जब तक सारी करतूतें अपने फैंस को नहीं बता देती थी उसे खाना हजम नहीं होता था। एच राना से एक दुनिया मिलना चाहती है, हुदा ने लैपटॉप सिमाब के हाथ से लेते हुए कहा और लैपटॉप को हिनावे के सामने किया। यह सब तुम्हारी वजह से है सिमाब, लोग मुझे पता नहीं क्या समझते हैं। हिनावे सिमाब को घूर रही थी। अरे तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरी वजह से लोग तुम्हें जानते हैं हिनावे बदमाश को। सीमा ने आखिर में अपनी हंसी छुपाई थी। हाँ मैं बदमाश और तीनों मेरे साथ ही गुंडियाँ। वो कब पीछे हटने वाली थी? तीनों ने एक झटके से हिनावे को देखा। कुछ पल खामोशी छाई रही और फिर उसके बाद कमरे में चारों के कहकों की आवाज़ गूंज गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? शाहवेज़ हसन ने अपने सामने खड़ी नमल से पूछा था, जो अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं ऑफिस से आ रही हूँ, नमल ने नजरें चुराते हुए कहा था। उसका जवाब सुनकर शाहवेज़ के चेहरे के तासरात तन गए थे। अपनी नहीं तो कम से कम हमारे ख़ानदान की इज्जत का ख्याल कर लो। राना ख़ानदान की लड़कियाँ इतनी रात को यूँ अकेले आवारागर्दी नहीं करती। वो बेरहम हुआ था। सर्दियों की आमद थी। वो सफ़ेद रंग के कलफ लगे शलवार कमीज़ में कंधों पर स्याह चादर फैलाए गजब ढा रहा था। लेकिन उसकी सहरंगेज शख्सियत नमल को मुतासिर नहीं कर पाती थी। वजह उसका बात करने का लहजा था। वो ख़याम राना के सबसे बड़े बेटे हसन राना के सबसे बड़े सपूत होने का शर्फ हासिल रखता था। वो सियासत में दिलचस्पी रखता था और उनके साथ साथ होता था। उसका अंदाज़ रिवायती सियासी वडेरों जैसा था। राना हाउस में सब उससे डरते थे। चलो अब यहाँ से। और इससे पहले नमल कुछ कहती वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। इसे यूं रात के वक्त सड़क पे खड़े होकर बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। नमल उस बेरहम वडेरे को ज़्यादा देख रही थी, जिसे बदकिस्मती से उसकी किस्मत में बचपन से लिख दिया गया था। चलो अब, या तुम्हें गोद में उठाना पड़ेगा। उसे वहीं पे खड़ा देखकर शाहवेज़ गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। इसकी बात सुनकर नमल सटपटाई, एक गहरा सांस लिया और फिर कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। उसके गाड़ी में बैठने के बाद शाहवेज़ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। नमल उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। वो रुख गाड़ी के शीशे की तरफ किए बैठी थी। ठंडी हवा उसे सुकून बख्श रही थी। वो सोच रही थी कि घर से हैदराबाद जाने की इजाज़त कैसे ली जाए। आखिर तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? शाहवेज़ की भारी गंभीर आवाज़ गाड़ी में गूंजी थी। क्या छोड़ दूँ? नमल ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। यही जॉब करना, ये सब मुझे नहीं पसंद। आखिर किस चीज़ की कमी है राना हाउस में जो तुम चंद हज़ार की नौकरी के लिए रात गए तक धक्के खाती हो? मैं पैसों के लिए नहीं करती ये सब, लोगों की खिदमत करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ न, छोड़ दो ये सब, वो हुक्मिया अंदाज में बोला था। दोनों को अपने रिश्ते की निस्बत बचपन से मालूम थी और इसी निस्बत की वजह से शाहवेज़ नमल पर ज़्यादा हक जताता था। मैं कहती हूँ आप सियासत छोड़ दें, क्या आप छोड़ देंगे? अब की बार वो रुख शाहवेज़ की जानिब की गहरी नज़रें उसके चेहरे पर जमाए पूछ रही थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रही हो? शाहवेज़ का दिमाग भग से उड़ा। पहले ही वो ख़याम राना के इलेक्शन की वजह से अच्छा खासा परेशान था और नमल की हरकतें और उसकी बातें। नमल को सियासत नहीं पसंद थी। वो अमन पसंद लड़की थी जो एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन शाहवेज़ के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। जी बिल्कुल, मेरा दिमाग ख़राब नहीं, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकती और आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि दादा जान मुझे इसकी इजाज़त दे चुकी हैं, नमल ने पुख्ता लहजे में कहा। शाहवेज़ के चेहरे पर वाज़ह नागवारी उभरी थी। ठीक है, फिर कुछ दिन हैं तुम्हारे पास, जी लो अपनी मर्ज़ी से।
پھر میں دیکھتا ہوں تم کس کی اجازت سے چلتی ہو۔ وہ ایک لفظ چباتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے نمل کچھ کہتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ لوگ رانا ہاؤس کے سامنے تھے۔ کچھ ہی پلوں میں گیٹ کھلا تھا اور گاڑی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ نمل نے خاموش رہنے میں آفت جانی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر شاہویز اپنی ضد پر آ جاتا تو یقیناً اگلی صبح اس کے جملے حقوق اپنا نام لکھوا کر گھر میں قید کر دیتا، اور وہ فی الوقت ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ ملک حویلی میں ارحم ملک کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے۔ دن میں وہ لوگ شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر پہلے مہمان خانہ سے انہیں رخصت کرنے کے بعد وہ جیسے ہی حویلی کی رہائش گاہ میں داخل ہوا، اسے خانم بیگم لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ السلام علیکم خانم بی، ارحم نے ادب سے انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، خانم بیگم نے، جنہیں ملک خاندان میں سب خانم بی کہتے تھے، سر ہلا کر جواب دیا۔ چلے گئے تمہارے دوست؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی، ارحم نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ خانم بی نے ہولے سے اس بات میں سر کو ہلایا۔ ملک خاندان کا یہ واحد لڑکا تھا جو انہیں سب سے زیادہ عزت دیتا تھا۔ ویسے تو سبھی خانم بی کی عزت کرتے تھے، ان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ ہر شخص ادب کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا، لیکن ارحم وہ اپنی اچھی تربیت کے باعث کچھ زیادہ ہی اچھا تھا۔ تم نے پوچھا تمہاری ماں کب واپس آ رہی ہے حویلی؟ ان کی بات سن کر ارحم کے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے قدم رک گئے۔ میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کچھ دنوں تک آ جائیں گی، ارحم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ تمہیں اب اپنی ماں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ NGO چھوڑ دے، سوشل ورک کر کے اسے کیا مل جائے گا، اور کیا ملا ہے، اتنے سالوں سے وہ یہ سب کر رہی ہے۔ خانم بی کے لہجے میں ارحم کی ماں کے لیے ناپسندیدگی واضح تھی۔ ارحم کی کشادہ پیشانی پر لکیریں ابھری۔ یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے لیے وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کا لوگوں کی خدمت کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ آج تمہیں ماں کا یہ کام پسند ہے، کل کو تم اپنے لیے ایسی ہی لڑکی ڈھونڈ لوگے جو سوشل ورک کرتی ہو۔ پتہ ہے لوگ کتنی باتیں بناتے ہیں، تمہاری ماں کا گاؤں گاؤں پھرنا ہمیں شرمندگی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس میں شرمندگی والی کیا بات ہے خانم بی؟ بلکہ میری ماں کے سوشل ورک سے سیاسی طور پر آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہوا ہے، کوئی نقصان نہیں۔ اور ہاں، اگر کل کو میری بیوی یہ کام کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ سنجیدہ سے لہجے میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ خانم بی کے جواب سننے کے لیے رکا نہیں تھا۔ خانم بی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ بے شک وہ ٹھیک کہہ کر گیا تھا، بہرام ملک کو اس کام سے کافی فائدہ ہوا تھا، لیکن خانم بی اس عورت کو مطمئن اور پرسکون دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وجہ ان کی زلیخا ملک سے ذاتی دشمنی تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔